आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के झारखंड और ओडिशा के कई ठिकानों पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग का सर्वे जारी रहा। इसमें अब तक 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश बरामद होने की खबर है, जिसकी गिनती में आईटी अफसरों के पसीने छूट रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह सर्वे कल भी जारी रह सकता है। इस छापेमारी से सियासी जगत में कोहराम मच गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जनता को लूटने वालों को पाई पाई वापस लौटाना होगा। वहीं बीजेपी ने इसके खिलाफ कल से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है और इसके तहत कल सभी जिलों में बीजेपी नेता कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि 10 दिसंबर को सभी जिलों में आक्रोश प्रदर्शन होगा। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर गठबंधन के नेताओं पर करारा वार किया जाएगा। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भ्रष्टाचार पर करारा वार का स्वागत किया। रांची में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाएं, क्योंकि झारखंड में भ्रष्टाचार सीमा पार कर चुका है और कई अफसर उसके केंद्र बिंदु में हैं। पीएम ने उस पर काबू नहीं किया तो ऐसे अफसर पूरे प्रदेश को दीमक की तरह चाट जाएंगे, इसलिए तुरंत कार्रवाई हो, वरना झारखंड का भविष्य खराब हो जाएगा। अथाह संपत्ति नोटों के बंडल के रूप में मिली है, उस पर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया से आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सारा नकदी देश में नोटबंदी लागू होने के बाद का है, तो अंदाजा कर सकते हैं कि 2021 से 23 के 2 वर्षों में इतनी अथाह संपत्ति कहीं मिल रही है तो उसका स्रोत क्या होगा। मगर प्रधानमंत्री ने जो कहा है अब उनको करके दिखाना होगा। भ्रष्टाचार झारखंड में सारी हदें पार कर गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के जेएमएम नेता और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। नंदन पहाड़ के शिल्पग्राम ऑडिटोरियम में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और साथ ही उनसे आने वाले चुनाव को लेकर कमर कसने की अपील की। इससे पहले गोड्डा से देवघर पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत हुआ और एयरपोर्ट पर प्रशासन की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सर्किट हाउस गया, वहां से मुख्यमंत्री शिल्पग्राम ऑडिटोरियम गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर के खजूरिया ग्राउंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। धनबाद में शनिवार को आईआईटी आईएसएम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे, जबकि अगले दिन आईआईटी आईएसएम में 58वां दीक्षांत समारोह होगा। इसमें पहली बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। आईआईटी आईएसएम के निदेशक जेके पटनायक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1249 छात्रों को डिग्रियां मिलेंगी, जबकि 39 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये है जो इनसे मिला है, ये 5 से 620 तक है। श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, माननीय सांसद और हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वो दीक्षांत समारोह के लिए ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं हमारा मुख्य अतिथि होके, उनके साथ भी राज्यपाल महोदय भी उनके साथ रहेंगे। धनबाद आईआईटी आईएसएम में 9 और 10 तारीख 2 दिनों का विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। 9 तारीख को स्थापना दिवस आईएसएम मनाएगी, वहीं 10 तारीख को सफल विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह के माध्यम से उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। 9 तारीख के स्थापना दिवस में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आगमन होगा, वहीं 10 तारीख के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगमन होना है। इन दोनों ही विशेष आगंतुकों के लिए आईएसएम प्रबंधन और जिला प्रशासन के द्वारा सारी सुरक्षा की तैयारियां कर ली गई है। शाम के 5 बजे उपराष्ट्रपति का आगमन आईआईटी आईएसएम में होगा और 1 घंटे तक वो समारोह में शामिल रहेंगे। इस दौरान 39 सफल विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल देकर वह सम्मानित करेंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। तो उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर हवाई अड्डा में मॉक ड्रिल किया गया और इसके लिए वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर धनबाद में थे और प्रशासन की देखरेख में पूरी तरह से तैयारी संपन्न होते हुए लोगों ने देखा। दरअसल 10 दिसंबर को आईआईटी आईएसएम का दीक्षांत समारोह है। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इसके लिए सुरक्षा के
चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। वगैरह आएंगे, उसका मॉक ड्रिल किया गया है। आज सारी सुरक्षाओं को दृष्टिकोण रखते हुए ये सारी चीज़ें आज की गई है। कल राज्यपाल भी आए इस संबंध में हाँ प्रस्तावित उनका भी कार्यक्रम राज्यपाल महोदय का भी प्रस्तावित है। ये सर रिहर्सल मेनली तो उपराष्ट्रपति महोदय जो आ रहे हैं उसको लेकर ये यहाँ पे जो भी उतरेंगे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मॉक ड्रिल किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिससे किसी प्रकार का कोई चूक ना हो। धनबाद IIT आश्रम में 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगमन होना है। 43वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का आगमन होना है और जिसको लेकर आज बरवड्डा के हवाई अड्डे में वायुसेना और धनबाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा रिहर्सल मॉक ड्रिल किया गया। इस रिहर्सल को करने का उद्देश्य है कि उपराष्ट्रपति का जब धनबाद आगमन होगा तो उसे लेकर सुरक्षा की व्यापक तैयारी, साथ ही साथ बरवड्डा हवाई अड्डे से आश्रम तक जाने के लिए जो रूट तय किया गया है उसे लेकर अपनी तैयारियों का पूरा जायजा जिला प्रशासन ने लिया है। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर इस हवाई अड्डे में पहुंची थी और यहां पर लैंडिंग का भी रिहर्सल किया गया। इसे लेकर धनबाद SDM ने कहा कि उपराष्ट्रपति का आगमन 10 दिसंबर को धनबाद में होना है, जिसे लेकर वायुसेना के साथ जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल रिहर्सल किया है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। इधर जमशेदपुर के जवाहर नगर में अपराधियों की गोली से जमीन कारोबारी टाडा उर्फ सज्जाद की मौत हो गई, जबकि हत्यारों को पकड़ने के दौरान अपराधियों की गोली से घायल टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो शहीद हो गए। उनके सीने में अपराधियों की गोली लग गई थी। उन्हें इलाज के लिए TMH में एडमिट कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। नौनगरी में हुए इस डबल मर्डर से कोहराम है और इस मामले में एक अपराधी को 3 पिस्टल के साथ पकड़ा गया, जबकि 2 अपराधी फरार हैं। CCTV फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश चल रही है और कहा जा रहा है कि मृत जमीन कारोबारी टाडा पर जमीन कारोबारी दानिश की हत्या का आरोप था। उसी गैंगवार में मर्डर की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर में हुई अपराधियों की फायरिंग में पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर के बहादुर जवान रामदेव महतो शहीद हो गए और इस घटना से उनके पैतृक गांव तरतरा में मातम पसरा है। जमशेदपुर में हुई फायरिंग में जमीन कारोबारी मारा गया था। उन्हें बचाने के दौरान जवान रामदेव महतो घायल हो गए। उनका इलाज TMH में चल रहा था, पर इलाज के दौरान वो शहीद हो गया और इस बीच फायरिंग की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रत्यक्षदर्शी ने एक बिल्डिंग की छत से बनाया था। उस वीडियो में फायरिंग की घटना कैद हो गई थी। हजारीबाग के चौपारण में पिपरा के पास नेशनल हाईवे पर बेकाबू कंटेनर और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल भेजा गया। मृतकों में यूपी के अमरोहा निवासी सलमान और मेरठ निवासी असीम के नाम शामिल है। और हजारीबाग के जमुनिया रेलवे स्ट्राइडिंग के पास स्कूल वैन को बस ने टक्कर मारी। उस हादसे में 12 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हो गए, जबकि स्कूल वैन के ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हो गई। घायल बच्चों को हजारीबाग के SBMCH ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल 6 बच्चों को वहां से रेफर भी किया गया। वहीं दुर्घटना से नाराज ग्रामीणों ने हजारीबाग चतरा रोड को कई घंटे तक जाम रखा। दुर्घटना का मेन कारण है जो कोयला वाला गाड़ी हैवा जो रहता है, ओवरटेक करने चक्कर में पूरा लाइन लगा के आधा रास्ता से खड़ा रहता है जाता। उसी के देखते हुए उधर से जो गाड़ी आई, रास्ता तो बचता नहीं है और घटना बार बार यहाँ होते रहता है। गिरिडीह के भदुआ पहाड़ में चल रहे अवैध खदान में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। JCB की मदद से बच्चे के शव को 100 फीट की गहराई से बाहर निकाला गया और इस हादसे से परिवार में मातम है। कहा जा रहा है कि भदुआ पहाड़ के 7 नंबर इलाके में सालों से कई अवैध कोयला खदान चल रहे हैं, जहां दिन रात कोयले का अवैध खनन हो रहा है। उसी खदान में हुए हादसे ने मासूम की जान ले ली। अफसोस होता है कि अलग अलग जगहों पे जो अवैध एक तरह से खनता है, बच्चों को पता नहीं है, पैर छूने के लिए चले गए। तमाम लोग जो सुन पा रहे हैं, आसपास एरिया में मत जाइए क्योंकि काफी खनता है, गड्ढा है, उसके ऊपर पेड़ है। हम तो इनकी आत्मा के शांति के लिए हम अपने ये कर सकते हैं। बड़ा अफसोस हुआ, अभी हम जब देखे तो बड़ा अफसोस हुआ।
और पीएम मोदी की देश में शादी कराने की अपील का असर दिखने लगा है। विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग कर रहे कई परिवार पीएम मोदी की अपील से सहमत नजर आए और उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय सिन्हा। गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने वाले पीएम मोदी ने अब शादियों पर चर्चा की है और उन्होंने अपील की है कि जो शादियां विदेशों में की जाती है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, क्यों न वह शादियां अपने देश में की जाए, क्योंकि शादियां महज शादियां नहीं होती, एक रिवाज भी होता है, रस्म भी होता है और उससे एक रोजगार भी जुड़ा होता है। लेकिन राजधानी के 5 सितारा होटल में एक शादी का माहौल है। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि पीएम मोदी ने जो अपील की है देश के नाम, क्या कहेंगे, कैसा लगता है? मतलब इतना अच्छे से हमें कंफर्टेबल लाइफ जो मिल सकता है, इंजॉयमेंट मिल सकता है, वो दूसरे बाहर की कंट्रीज में इतना हॉस्पिटैलिटी और कंफर्ट नहीं मिल सकता है। एंड यहाँ हमारे देश में, इंडिया में अगर शादी हम करते हैं तो उससे यहाँ के हमारे देश के लोगों को कितना बिजनेस, कितना रोजगार, कितना इकोनॉमी मिलेगा। इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा और अपना पैसा अपने देश में ही रहेगा और सर्कुलेशन में यही देश में रहेगा पैसा, तो उसके लिए तो अपने देश को बेनिफिट बहुत अच्छा ही मिलेगा। संस्कृति और हमारी सभ्यता है वो जितनी अच्छे से हम अपने देश में बता सकते हैं, वो दूसरे देश में हम जाके वहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है, लेकिन जो स्वतंत्रता हम यहाँ फील करते हैं वो वहाँ नहीं फील करते हैं। देखिए, शादी 2 दिलों का ही मिलन नहीं है, ये 2 परिवारों का बंधन है। तो ये ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो सदियों तक निभाते हैं वो दोनों परिवार। और यहाँ पर अगर हम इसको सेलिब्रेट करें, शादी यहाँ पर फिक्स की जाए तो हमें एक तो इंडियन परिधान खूबसूरत आप देख सकते हैं, कैमरे में रंग बिरंगे भी क्या सबने, है ना, इसका जो मजा ले सकते हैं वहाँ वो मजा देखने को कभी नहीं मिलता। ये तो अपनी संस्कृति है, जो संस्कार इधर दिखेंगे वो अपने देश के रहेंगे, इसलिए भारत में करना चाहिए, जो भी अपने इंडिया में करना चाहिए। कि जो शादी राजधानी रांची के इस समय 5 सितारा होटल में हो रही है, वो शादी विदेशों में करने की योजना थी, लेकिन मन में कहीं ख्याल आया कि नहीं, एंजॉय अपने देश में किया जाए, पैसा अपने घर में रखा जाए और क्यों ना एक 2 रिश्तों का जो मिलन है इसका गवाह भी अपना ही देश बने। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से अटल क्लिनिक की शुरुआत हुई थी, ताकि सदर अस्पताल का भार कम हो सके और लोग छोटी मोटी बीमारियों का इलाज घर के पास ही करा पाएं। लेकिन ये क्लिनिक केवल सुबह और शाम को खुलकर खानापूर्ति ही कर रहा है। वहीं जब इस बारे में सिविल सर्जन को जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे नियमित रूप से नहीं खोलने और डॉक्टरों की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताते हुए जांच कराने का भरोसा दिया है। देखते हैं कब खुलता है? शाम में आते हैं शायद, शाम में। हाँ। सुबह 2 ही टाइम खुलता है, बाकी बंद देखते हैं। अब हमको नहीं जानकारी, ज्यादा ध्यान नहीं रहता, हम लोग काम में रहते अपना व्यस्त। हमें पता है कि सभी में MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उसका हम सुपरविजन नहीं कर पाए हैं। हम पहले तो 4 सुपरविजन इधर 1 सप्ताह के अंदर उसको करेंगे और उसके बाद जो कुछ कमियां रहेंगी उसको पूरा करेंगे। हजारीबाग के पबरा गांव के एक होनहार युवा सुजीत कुमार ने एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया। इसे दुनिया भर के करीब 25 लाख लोगों ने अपने फोन में इंस्टॉल किया। व्हाट्सएप के साथ पार्टनरशिप कर सुजीत ने व्हाट्सएप टूल ऐप बनाया। इसके जरिए डिजिटल मार्केटिंग के अलावा दूसरे फीचर भी मुहैया कराए गए हैं। कम संसाधन और सुविधा के बाद भी सुजीत ने यह सफलता पाई। इसके जरिए सुजीत ने करीब 24 लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया है। युवा उद्यमी सुजीत कुमार से बात की हमारे सहयोगी सुशांत सोनी ने। हजारीबाग जिला का एक छोटे से गांव पबरा से उठकर एक युवा ने व्हाट्सएप टूल का जो है वो ऐप का निर्माण किया और आज इनका जो इंस्टॉलर है हम कह सकते हैं लगभग दुनिया के 25 लाख लोगों तक इनका ऐप जो है वो पहुंच चुका है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो है ये युवा है वो लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार दे रखे हैं। आज के समय में व्हाट्सएप सभी के पास है। इंडिया व्हाट्सएप पे चलता है कम्युनिकेशन के लिए। मैंने देखा कि 2018 में कि व्हाट्सएप पे कोई भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं मौजूद है, तो मैंने व्हाट्स टूल बनाया जिससे कि कॉमन बिजनेसेस अपना मार्केटिंग कर सकता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप API लाया तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करके व्हाट्सएप टूल बनाया, व्हाट्स टूल बिजनेस बनाया, जिससे कि किसी भी तरह के बिजनेसेस अपना पूरा मार्केटिंग, सेल्स और सपोर्ट व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर सकती है। बड़ी कंपनी के साथ जो है वो पार्टनरशिप करना, यह सब कैसे संभव हो पाया? हाँ, ये सब संभव हो पाया मेरे पापा के सपोर्ट से कि मैंने बहुत ही
पढ़ाई में हेल्प किया, बहुत कुछ जिस तरीके से अपना पूरा योगदान दिया मेरे पिताजी ने, माता ने मेरी। तो अभी जब मैं इस तरीके से धीरे धीरे सीखा तो मैं 10 साल के बाद, समझिए कि 10 साल का जर्नी है ये, जिसमें कि मेरे लास्ट 3-4 सालों से ये बिज़नेस चल रहा है। मेरा ये कोशिश है कि आने वाले समय में 5,000 से 10,000 लोगों तक मैं रोज़गार क्रिएट करना चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 सालों में मुझे लगता है कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है और जो कैपेबिलिटी जो मेरी टीम की है, तो उससे मुझे दिख रहा है कि मैं बहुत बड़ा कंपनी बना सकता हूं और ये बहुत लोगों तक पहुंच सकता हूं। पुत्र का सफलता के पीछे कहीं ना कहीं पिता का भी मेहनत होता है, तो आपने क्या कुछ मेहनत किया, आप कैसे आप जो है इस मुकाम तक? मैं तो इसके लिए काफ़ी मेहनत किया। मैं एक छोटा सा दुकान चलाता हूँ, कपड़ा दुकान। उसका जो आमदनी हुआ उससे घर परिवार चला के साथ इसको बढ़ने के लिए पूरा योगदान दिया। इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। तो हम कह सकते हैं कि एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव से चलकर आज युवा जो है पूरे देश नहीं बल्कि विश्व में जो है अपना परचम लहरा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। चक्रवात के असर से 3 दिन तक हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। खेत में पकी धान की फसल असमय बारिश में बर्बाद हो गई और उसके चलते खेत में कड़ी मेहनत करने वाले किसान बेहद परेशान हैं। हालात ये हैं कि किसानों को खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। मिचोंग तूफान के मारे किसानों ने राज्य सरकार से मदद मांगी है। हम लोग का दिक्कत बहुत हुआ है। इस साल तो हम लोग पूरा खेत रोपे ही नहीं, जो 2 अगो रोपे हैं वो भी चल गया। बहुत दिक्कत से हम लोग रोपे हैं। जैसे कि जैसे बीज हम लोग खरीद के दिए हैं हाई रेट में, जैसे कि उसमें पानी का फिर दिक्कत हो गया, उसमें फिर ट्रैक्टर लगाए, सल्फेट दिए, खाद दिए। हम लोग का देखिए एकमात्र साधन है खेती। खेती जो हम लोग पानी से डूब गया, ट्रैक्टर से जुताई की मजदूरी लगाई, सब नष्ट हो गया। तो क्या चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं हम लोग को कुछ दिया जाए सरकार से। क्या कुछ हम लोग को सहायता करे। क्या लग रहा है कि इस बार फसल पूरा नष्ट हो गया? पूरा देखिए ना, जमा हुआ है खेत में पानी, पूरा फसल हमारा नष्ट हो गया। हम लोग खाएंगे कौन सी? सरकार कोई मदद नहीं करेगा तो। और आइए देखते हैं हेडलाइंस।